हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 18th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि नी हुनतियान ने कंपटीशन वाली बात बहुत ही जोर से कही थी, जिससे सभी सुन पाए उनकी बात। अब देखना ये था कि ओल्ड मास्टर साहब के देते हैं उनका साथ। ओल्ड मास्टर साहब को बहुत अच्छे से पता था कि अपने भैया तो क्या, उनके पुरखों ने भी कभी जेट कार्विंग नहीं की थी, इसलिए उस बात को वो मना करने ही वाले थे। लेकिन तभी आगे आ जाते अपने भैया और कहते हैं, मास्टर, अगर कोई हमें चैलेंज करे तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इतना सुनने के बाद भी ओल्ड मास्टर अपने भैया को बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन अपने भैया तो अपने बात पर अड़े हुए थे। आखिरकार ओल्ड मास्टर सुनना चाहते हुए अपने भैया की बात मान जाते हैं। देखते ही देखते लॉन्ग फैन और अपने भैया के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन के पहले लॉन्ग फैन अपने भैया को ताने मार रहा था, जिससे अपने भैया को तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हबीन भाई के अंदर तो फूट पड़ता है गुस्से का ज्वाला। मनी मन गाली देते हुए कहते हो, ये क्या कह रहा है साला। ऐसे ही देखते ही देखते कंपटीशन शुरू हो जाता है। लॉन्ग फैंग भी अपना स्किल दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अपने भैया तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही लॉन्ग फैंग अपना स्किल दिखाना शुरू करता है, वैसे ही अपने यैन भैया भी अपने इंडियन आई से लॉन्ग फैंग के हर एक मूवमेंट को स्कैन करने लगता है और उसी की स्किल को सीखने लगता है। जितनी देर में लॉन्ग फैंग अपना काम खत्म करता, उतनी देर में अपने भैया भी जेट कार्विंग बहुत अच्छे से सीख चुके थे। लॉन्ग फैंग का स्किल देखकर पब्लिक करने लगती है उसकी वाह वाह, और अपने भैया को समझने लगते हैं बस मामूली हवा। लेकिन अपने भैया तो किसी की बातों पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते। वो तो बस ये सोचते रहे थे कि आखिर वो बनाए तो बनाए क्या। तभी उनकी नजर पड़ती अपने यूनर पर और उनकी दिमाग की बत्ती जाती है जल्द। मिल जाता है उन्हें खूबसूरत हल। वो तुरंत अपनी कटिंग शुरू कर देते हैं और कटिंग शुरू करते ही कुछ ही पलों के अंदर ओल्ड मास्टर जू का मुंह रह जाता है खुला का खुला। वो मन ही मन सोचने लगते हैं, आखिर ये कैसे हुआ भला, क्योंकि ओल्ड मास्टर जू को साफ पता चल चुका था कि इस तकनीक को ईहान ने अभी अभी लॉन्ग फैंग से सीखा था। दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर जू के साथ ही साथ निंग हुनतियान को भी ये बात समझ में आ जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार अपने यैन भैया ने बस एक बार देख के उनकी तकनीक को कैसे सीख लिया था। दूसरी तरफ अपने भैया का जेट धीरे धीरे आकार लेने लगा था। वो एक मूर्ति बना रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आखिर वो मूर्ति बनाए तो बनाए किसकी। तभी उनकी नजर अपनी प्यारी यूनर पर जाती है और जल जाती है उनकी अकल, और जिससे देखते ही देखते बन जाती है मूर्ति की शक्ल। और जैसे ही अपने भैया का काम पूरा होता है, सभी तो अपने भैया के काम को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। लेकिन हबीन भाई तो कुछ और ही उधेड़-बुन में थे, क्योंकि उन्हें वो मूर्ति को जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन अपने यैन भैया हबीन भाई को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते और यूनर की तरफ मूर्ति उससे कहती है, यूनर, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। और इससे सुनकर तो यूनर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो अपने भैया से अगर लिपट जाती है। तभी ओल्ड मास्टर साहब निंग हुनतियान की तरफ मुड़ते हुए पूछते हैं, तो क्या इसे हम हमारी जीत समझे। निंग हुनतियान के पास भी बोलने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए हार मान लेता है और कहता है, आपका डिसाइपल जीनियस है, शायद हम कभी और कम्पीट करें। तभी एक बुलंद आवाज सभी को सुनाई देती है, मुझे नहीं लगता कि तुम 10 साल में भी उसकी बराबरी कर पाओगे। और ये बात सीधा निंग हुनतियान के सीने में गहरा छेद कर देता है। लेकिन जैसे उनकी नजर उस शख्स पर पड़ती है, वैसे उनका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन हारने के बाद उसके स्टूडेंट की बुद्धि छोड़ चुकी थी उसका साथ, इसलिए वो बोल देता है कुछ गलत बात। वो दहाड़ते हुए कहता है, अबे कौन है, कौन, किसकी इतनी हिम्मत हुई। और इतना बोलते ही वो उस शख्स को गाली देने लगता है। और उसी पल वो शख्स अपनी म्यान से तलवार निकालता है और सीधा लॉन्ग फैंग के गले पर रख देता है। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ था कि एक आम इंसान के लिए उस शख्स की परछाई देखना भी नामुमकिन था। लॉन्ग फैन उसकी रफ्तार से सबसे ज्यादा डरा हुआ था, और अगर ओल्ड मास्टर्स सही समय पर उस शख्स को नहीं रोकते
तो आज तो लॉन्ग फैंग के वारे न्यारे हो जाते। अब तक जो कुछ भी हो इसके बाद तो लुहुंतियान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, इसलिए वो तुरंत अपने शिष्य को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ दूसरे अपने भैया तो उस शख्स को तुरंत पहचान जाते हैं, इसलिए वो देने लगते हैं उन्हें फुल इज्जत। ये थे मास्टर रूफी, ये टाइगर लिस्ट के 11th पोजीशन में थे। वो उन्हें देखकर इम्प्रेस तो थे, लेकिन उन्हें उनके बॉडी पर एक कमी भी दिख जाती, इसलिए तुरंत कहते हैं माफ कीजिएगा मास्टर रूफी, क्या आपको आपकी बॉडी पर कुछ तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। और बस इसे सुनते ही मिस्टर रूफी रह जाते पूरे के पूरे हैरान। पर वह दूसरा ओल्ड मास्टर जू का चेहरा हो जाता है पूरी तरह से वीरान। उन्हें लगता है कि ओफी इससे गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत बात को संभालने लगते हैं। लेकिन ओफी इससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और अपने भैया से अकेले बात करने मान जाता है। अंदर पहुंचते ही मिस्टर रूफी सीधा सीधा पूछते तुम्हें कैसे पता मेरे चोट के बारे में? वे अपने भैया भी बोलते हैं आपके चलने की पोस्टर और आपके हमला करने की पोस्टर से मैं समझ गया था कि आपके हाथ में इंजरी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने मेडिकल स्किल से आपके हाथ को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। अपने भैया की बात सुनकर तो मिस्टर रूफी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि अपने भैया के पास मेडिकल स्किल भी होगी। लेकिन अपने भैया तो मिस्टर रूफी के हैरानी पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते, वो अपनी बातें जारी रखते हैं। आपके हाथों के मेरिडियंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे अपने भैया मिस्टर रूफी के बारे में सब कुछ बता दे जाते हैं। अपने भैया की सारी बात सुनने और समझने के बाद मिस्टर रूफी समझ जाते कि हो सकता है कि अपने भैया उनसे उम्र में छोटे हो, लेकिन टैलेंट और स्किल के मामले में कहीं इसे भी उनसे नीचे नहीं है, इसलिए वो उन्हें देने लगते टोटल इज्जत, जैसे अपने भैया ने पहले दिया था उन्हें फुल इज्जत। जिसे करियन भैया भौचक्के रह जाते कि उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर रूफी इतना ज्यादा विनम्र होंगे। इसे देखकर तो उनके दिल में मिस्टर रूफी की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद वो अपना इलाज शुरू कर देता है और कुछ ही मिनट के अंदर मिस्टर रूफी का पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिससे मिस्टर रूफी काफी ज्यादा संतुष्ट थे, इसलिए वो अपने भैया के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर चले आते हैं। वहाँ दूसरा व्यूनर और ओल्ड मास्टर जू अपने भैया के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो देखते कि अपने भैया को मिस्टर रूफी के साथ हंसते खिलखिलाते हुए, वैसे ही उन दोनों की आंखें हो जाती है बड़ी बड़ी। पब्लिक भी जानना चाहती कि अंदर क्या हुआ उस घड़ी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते कि अपने भैया जाओ भैया का इलाज कर रहे थे। असल में पहले तो अपने भैया ने सिर्फ और सिर्फ जाओ भैया का पैर ठीक किया था और उन्हें दोबारा ठीक करने के पहले ही जाओ भैया गायब हो चुके थे, इसलिए वो अभी उनका इलाज कर रहे थे और बाहर मौजूद ओल्ड मास्टर सन उनकी पहरेदारी कर रहे थे। जब वो पहरेदारी कर ही रहे थे तभी वहाँ पर आ जाते एक यंग लेडी। वो लेडी दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। वहाँ दूसरा ओल्ड मास्टर सन भी उस लेडी को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये लेडी थी यूनफी, ये टाइगर लिस्ट के 7th पोजीशन में थी। आई एम सॉरी गाइस, बट ये लेडी कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रही है इसका मुझे नाम नहीं पता, इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ये अपने जाओ भैया के लिए आए थे, लेकिन ओल्ड मास्टर सन भी कहाँ काम थे, इसलिए देखते ही देखते उनके बीच शुरू हो जाती है लड़ाई। लड़ाई की आवाज अपने भैया को भी सुनाई दे जाती है, वो समझ जाते कि उन्हें जल्दी करना होगा। और दूसरा लड़ते लड़ते यूनफी को भी समझ में आ चुका था कि वो अकेले नहीं है ओल्ड मास्टर के लिए काफी, इसलिए वो बुला लेती है अपनी साथी। इसके अगले ही बल 4 हट्टे कट्टे बंदे आ जाते जिसकी ताकत भी यूनफी के बराबर ही थी। देखकर तो ओल्ड मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते, क्योंकि इससे पहले उन्होंने टाइगर लिस्ट में इन लोगों को कभी नहीं देखा था। यूनफी भी ओल्ड मास्टर की उलझन को समझ जाता है, वो कहता है टूरिस्ट एसोसिएशन टाइगर लिस्ट की कोई परवाह नहीं करता, और इतना बोलते ही वो चारों मिलकर सीधा अपने ओल्ड मास्टर पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही ओल्ड मास्टर को लगने वाला था कि होने वाला है उनका लाइफ का दी एंड, ऐसे ही ऊपर वाला कर देता है अपने जाओ भैया को सेंड। अगले ही पल एक एनर्जी की लहर चारों तरफ फैल जाती है, जो उन चारों फाइटर्स को दूर फेंक देती है। जाओ भैया को देखकर तो ओल्ड मास्टर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान भी थे। वो अपने भैया से पूछते अबे तूने ये इतनी जल्दी कैसे किया? तो अपने भैया भी कहते मैं बस लकी था। ओल्ड मास्टर सन को था अपने भैया के बात से पूरी तरह से ऐतराज। समझ गए थे वो कि अपने भैया के पास है कई राज, लेकिन अभी वो जाओ भैया की फाइट देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और दूसरी जाओ भैया को अपने पैरों पर खड़ा देखकर यूनफी काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन वो डरी नहीं थी।
कि उन्हें लग रहा था कि जाओ भैया का कल्टीवेशन बस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए वो तुरंत अपने साथियों के साथ सीधा जाओ भैया पर हमला कर देते हैं। जाओ भैया भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उनकी नुकीला हथियार उन्हें छूने ही वाला था, वैसे ही जाओ भैया उनके हथियार के खिलाफ अपना पंच मार देते हैं। उनका पंच इतना ज्यादा मजबूत था कि एक ही झटके में यूनफी के हथियार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस एक ही पल में यूनफी को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो इससे उभर नहीं पाती और उसी पल में उसका हथियार उसके हाथ से छूटकर सीधे उसके सीने के अंदर घुस जाते हैं। और ऐसा बाकियों के साथ भी होता है, और ऐसा बाकी तीनों के साथ भी होता है। बाकी तीनों का हथियार भी उनके सीने में घुस जाते हैं। जाओ भैया की ताकत पर यूनफी को जरा सा विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो दर्द में कराते हुए अपने आखिरी सवाल पूछती है, कैसे? तभी जाओ भैया बड़े रुआब से कहते हैं, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट ब्रदर। दूसरे जाओ भैया के मूव्स को देखकर ओल्ड मास्टर सन तो उनकी तारीफ करते नहीं रहे थे थक, क्योंकि जाओ भैया को था इसका पूरा हक। बहरहाल थोड़ी देर तक बातें करने के बाद ओल्ड मास्टर सन वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाओ भैया अपने यान भैया से कहते हैं, यान मैं एक बार यूनून से मिलने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। अपने भैया को तो ये बात कदापि मंजूर नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था वो उन लोगों की परवाह करते हुए यहाँ से जा रहे हैं और अगर जाओ भैया अकेले रहे तो उनकी जान को और भी ज्यादा खतरा होगा, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। यान भैया को इस बात से नानुकुर करते देख जाओ भैया उन्हें समझाने लगते, देखो यान समझने की कोशिश करो, पिछली बार जिसने मुझे अपंग बनाया था उसकी ताकत मुझसे भी कई ज्यादा है। यान तुम भविष्य में एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर सकोगे, लेकिन अगर अभी मैं तुम्हारे साथ रहा तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा होगा। तभी अपने भैया कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम दोनों भाई हैं, अगर अभी कोई मुसीबत आई तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं ब्लड हैंड और टॉर्चर स्टेशन दोनों को ही मिटा दूंगा। अपने भैया की बात सुनकर तो ये भचक्के रह जाते, लेकिन वो उन्हें और ज्यादा समझाने की कोशिश करते, लेकिन अपने भैया भी मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बहुत ज्यादा समझाने बुझाने के बाद जाविया मान जाते हैं, जिसके बाद दोनों चले जाते हैं अंदर उनके अभी अभी मिले हुए जीत की पार्टी मनाने। वो लोग खाते पीते अपने एक नई टीम बनाने के बारे में बात कर रहे थे। अपने भैया को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए वो जाओ भैया से पूछते हैं। सुनकर जाओ भैया के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती और कहते हैं, अगर इन सभी चीजों के लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है मनी। अपने इन यान आइस के मिलने के बाद से तो अपने यान भैया चलते फिरते पैसे बनाने की मशीन बन चुके थे, इसलिए पैसे उनके लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी जाओ भैया यान भैया को एक फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और यही प्रिस्क्रिप्शन वो वजह थी जिसकी वजह से अपने यान भैया को सिंगाई गेट से बाहर निकाल दिया गया था। गाइस सिंगाई गेट आप लोगों के लिए एक नया नाम है, अभी के लिए तो बस आप ये जान लीजिए कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी तोप है। बहरहाल अगर बात करें उस फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन की तो उसमें कुछ ऐसे खास हर्ब्स के फॉर्मूला मौजूद थे जिसकी मदद से अपने यान भैया कई सारे पीवे एंड रियलन के मास्टर को प्रोड्यूस कर सकते थे, और ये वो रियलन था जिसके मिडिल स्टेज पर अभी अपने भैया मौजूद हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर तो भैया के चेहरे पर हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर छा जाता है डर, क्योंकि उनके दुश्मन पहुंच चुके थे उनके घर। तो जाओ भैया से कहते, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारे दुश्मन को हमारा लोकेशन पता चल चुका है। लेकिन अपने जाओ भैया तो फुल्ली चिल थे, वो आराम से कहते, अबे फिकर नॉट, यूनफी जिस तरह की औरत थी मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ले जाने का पूरा क्रेडिट वो अकेले ही हड़पना चाहती थी, इसलिए उसके अलावा किसी को भी हमारा लोकेशन पता नहीं होगा। जिसे जानने के बाद अपने ये फुल्ली रिलैक्स हो जाते और थोड़ी देर तक और अपनी टीम के बारे में बातें करने के बाद उनकी बातें खत्म हो जाती है। अगले दिन अपने भैया उस फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन के हर्ब्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें हवीन भाई का कॉल आता है, जिससे उन्हें सुनाई देती है हवीन भाई की चीख, मानो वो मांग रहे हो अपनी जान की भीख। गाइस आज के लिए बस इतना, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है हवीन भाई ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ चुके हैं? क्या टॉर्चर एसोसिएशन या ब्लड हैंड इतनी जल्दी अपने भैया तक पहुंच चुके हैं ताकि वो उनके दोस्तों को नुकसान पहुंचा सके? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को द डिफाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।